हेलो। तो निकालो, शीट निकालो, डेफिनेट की शीट। इसमें लास्ट के 5 सवाल बचे हैं हमारे ना। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, 46 से स्टार्ट करना है अपने को ना। तो 46 में को डाउट हो, 46 के बाद 47 में को डाउट हो। 47 हो गया ना। ये देखो, ये सेम सवाल था एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 25। ये सेम सवाल था, है ना। वहाँ कॉसेक टी लिखा हुआ था बस, मतलब वो एडवांस में आया हुआ है ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 25, वहाँ कॉसेक टी लिखा हुआ था और यहाँ सेक टी लिखा हुआ है बस, है ना। सेम सवाल है, वो एडवांस में आया था पहले, ये जेई मेन में आ गया दोबारा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए 48 पर। 48 में को डाउट हो, 49 में को डाउट हो। 49 को डिफाइन कर लो आप। डिफाइन करना मैंने समझाया भी था आपको, ये था ना एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का। पार्ट 1 था कि पार्ट 2 था, उसमें मैंने सिखाया था आपको मॉड वाला डिफाइन करना। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर, पार्ट 2 था, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा भी डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो अपन। फंक्शन एक्स का है, वो लिमिट टी की है, तो इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे अपन, है ना। तो उसको डिफाइन कर लो, फंक्शन बना लो, और फिर पता लगा लो कि मैक्सिमम कहाँ आएगा, मिनिमम कहाँ आएगा। तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इजिकल टू, पता नहीं क्या करके हो गया। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ गए अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए, बताना करके आ गया।
एक्सरसाइज 3 का, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए शायद हम, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज तो पार्ट 1 में कौन सा है, C1 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, है ना, ये लीनियर बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो, थर्ड पार्ट में कोई डाउट हो, फोर्थ पार्ट में कोई डाउट, C2 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट, सेकंड पार्ट में कोई डाउट, सेकंड पार्ट में डाउट है, वाई को लेके आ जाओ उधर है ना, और वाई स्क्वायर को भी मान लो, नीचे वाला वाई उधर लेके आ जाओ और वाई स्क्वायर को भी मान लो, पता ना। थर्ड पार्ट में कोई डाउट हो, e की पावर वाई को उधर लेके आ जाओ बस, और e की पावर वाई को भी मान लो, e की पावर वाई को उधर लेके आ गए अपन, तो हो गया e रेस्ट टू पावर पाए e रेस्ट टू पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद कितना होगा e रेस्ट टू पावर x बचेगा यहाँ, तो वो हो जाएगा e रेस्ट टू पावर, क्या लिखा है वो, e रेस्ट टू पावर 2x हो जाएगा वो, e रेस्ट टू पावर 2x और माइनस e रेस्ट टू पावर x इंटू e रेस्ट टू पावर y, तो इसको ऐसे इंटरचेंज कर लो, e रेस्ट टू पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस e रेस्ट टू पावर y इंटू e रेस्ट टू पावर x बराबर e रेस्ट टू पावर 2x। मतलब जैसे ही हम e रेस्ट टू पावर y को v मान लेंगे तो ये v में लीनियर बन जाएगी, हो जाएगा इसके बाद अब e रेस्ट टू पावर y को v मान लो। फोर्थ पार्ट में कोई डाउट हो, C3 के a में डाउट हो, C3 के b में डाउट हो, C4 में डाउट हो, ये जेई में आया हुआ है ना, मतलब लिमिट लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, बस ये यहाँ इसलिए डाल रखा है क्योंकि वो इसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी है ना, इसलिए उसको सोल्व करने के लिए वहां नहीं डाल सकते थे उसको, तो लिमिट लगी हुई टी पर, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो आप, तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि लिमिट टी पर लगी हुई है ना, तो टी वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2t इंटू एफ एक्स, अब वहां डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ डेस टी, और नीचे डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया, नीचे विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, और ये लिमिट दे रखी 1 के बराबर, बस इसमें लिमिट टी अप्रोचिंग टू एक्स है शायद, कि इन्फिनिटी है एक्स, तो टी अप्रोचिंग टू एक्स, बस टी की जगह इसमें एक्स रख दो ना, तो टी की जगह एक्स रख दोगे तो 2x, एफ एक्स को मैंने मान लिया वाई, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश वाई हो जाए एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स को लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू -1, बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और सीधे सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ना, हो जाएगा अब तो ना, तो इससे कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 ई टू का सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो वो तो नीचे लेके आ जाओ उसको आप है ना, मतलब ताकि वो डेरिवेटिव बन जाएगा ना, तो उसमें इसको ऐसे लेके आ जाएंगे d3y बाई dx क्यूब लिखा हुआ है, और साथ में कितना आ गया d2y बाई dx स्क्वायर आ गया ना, और यहाँ छोड़ दो उसको, क्या लिखा है 1/8, 8 लिखा है ना, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, हमें y और x पर रिलेशन लाना है ना, तो 8x प्लस c हो गया, मतलब इसमें c निकालने के लिए हमें दे रखा है कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू तो 1/8 है, y डैश की वैल्यू y1 का मतलब यहाँ dy बाई dx है, ऊपर लिख रखा है उन्होंने ना, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, और जो डबल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव कितना आ गया 1, तो उससे 0 हो गया, x बराबर 0 पर 0 हो गया, तो c बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो c को हटा दो यहाँ से ना, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर, तो बस यहाँ से निकाल लो, दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 8x, मतलब इसमें फिर इंटीग्रेट कर दो तो आपके बाद dy बाई dx आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करने पर ये आएगा dy बाई dx और वो आ जाएगा e रेज़ टू पावर 8x अपॉन 8 प्लस c आ जाएगा, फिर c निकल जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको ना, तो उससे y और x पर रिलेशन आ जाएगा। एक्सरसाइज का पार्ट 2 सेक्शन सी के अंदर C1 में कोई डाउट हो, C2 में कोई डाउट हो, C2 हो गया, C2 के बाद C3 में कोई डाउट हो, C4 में कोई डाउट हो, वो तो सेटिस्फाई करा दो दोनों और क्या हो, फिर जोड़ दो उनको ना, भाई हमें दे रखा है y1 इसका सॉल्यूशन है तो वो सेटिस्फाई करेगा ना, डी y1 बाई डी एक्स प्लस कितना आ गया p इंटू y1 के एफ एक्स इंटू y1 और बराबर क्या दे रखा है आर एक्स दे रखा है ना, तो अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसे दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, y2 भी उसका सॉल्यूशन है
तो एफ एक्स इंटू वाई टू बराबर कितना आ गया, आर एक्स आ गया। अब हमें निकालना है कि वाई वन प्लस वाई टू किसका सोल्यूशन, दोनों को जोड़ दो उनको, तो इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई टू, लिख सकता हूं उसे, और ये आ जाएगा दिस इज टू एफ एक्स। टू एफ एक्स क्यों आएगा, एफ एक्स कॉमन आ जाएगा एंड व्हाट वी गेट वाई वन प्लस वाई टू, और बराबर कितना आ जाएगा, टू आर एक्स, ये टू आर एक्स आ जाएगा। अब हम जैसे इसको देखकर बोल सकते थे, जैसे ये ऐसा लिखा हुआ हो, ये हमें दे रखा था हो, ये यूं लिखा हुआ हो, मान लो ऐसा लिखा हो, तो इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूं कि वाई वन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई बराबर आर एक्स का सोल्यूशन है ना। अब ऐसे ही मुझे चाहिए, इसको देखकर मैं बोल सकता हूं कि वो उसका सोल्यूशन है, तो मुझे ऐसे ही क्रिएट करना है, तो मैंने उस टू से डिवाइड कर दिया और उस टू को मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो अब इसको देखकर क्या कह सकते हैं कि वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई बराबर आर एक्स का सोल्यूशन है ना। ये उसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वाई वन प्लस वाई टू बाई टू उसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। वाई वन प्लस वाई टू, अच्छा वाई वन प्लस वाई टू था ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये आगे वाला सवाल था एक वो मेरे माइंड में ना, ये ऐसा आ गया ना, तो टू से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है ना, तो बस याद आएगा फटाफट में, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई बराबर टू आर एक्स को सेटिस्फाई कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट थ्री का C1, पार्ट थ्री का C1 में कोई डाउट हो, C1 ये C1 के बाद C2 में कोई डाउट हो, C2 हो गया, वो एक्स में लीनियर बना दिया इसको उल्टा करके, डी एक्स बाई डी वाई कर दिया, और एक्स में लीनियर बन गया है ना, तो उसमें बस ये है कि अगर मैं एक्स में लीनियर बनाऊंगा तो ये डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई, और डी एक्स बाई डी वाई के बाद कितना आ गया, दिस इज एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ टू वाई, ये ऐसा आ गया ना। अब एक्स में लीनियर क्या होती है, एक्स में लीनियर का मतलब होता है डी एक्स बाई डी वाई और प्लस का पी वन एक्स और इज इक्वल टू क्यू वन, तो मुझे एक्स का फंक्शन चाहिए और वो या तो वाई का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये पी वन एक्स वाला तो टर्म इधर लेके आ जाओ, तो सिंपली ये एक्स में लीनियर हो जाएगी डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू माइनस का कॉस वाई इज इक्वल टू साइन टू वाई, तो दिस इज लीनियर इन एक्स, बट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो आप, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस साइन वाई, ये ऐसा आ जाएगा, बस इसको सॉल्यूशन निकाल लो, तो एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस साइन वाई और इज इक्वल टू दिस इज, अब ये साइन वाई है या साइन टू वाई है, तो इसको टू साइन वाई कॉस वाई तैयार कर लो, इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस का साइन वाई डी वाई, मतलब माइनस साइन वाई को टी मान लो, तो ये टी में चला जाएगा, ये तो टी में चला जाएगा और ये डी टी में चला जाएगा, तो टी इंटू ई की पावर टी बन जाएगा, बस वो नहीं, उसको मान लिया टी हमने। इसके बाद नेक्स्ट C3 में को डाउट हो, C3 में को डाउट हो गया बताऊं, C4 में को डाउट, ये वो C4 वाला ही आ गया है, जैसे दिया नहीं था कि मैंने C4, अच्छा मैंने सोचा वो वाला है, तो इसके बाद ये आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो, 6 में को डाउट, हाँ हो गया 6 वाले में दिक्कत है, इसमें ना सवाल टफ है थोड़ा, अच्छा कैटेगरी के सवाल है, इसमें e की पावर वाई बाई एक्स गड़बड़ करता है एक्चुअली, ये e की पावर वाई बाई एक्स गड़बड़ कर जाता है इसमें ना, तो इसमें इसको ऐसे लिखो आप, क्योंकि इसमें हमारे पास है एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फिर वाई को अलग कर दिया मैंने, और आगे लिखा हुआ है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, वो जो उधर वाई था ना उस वाई को मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है एक्स क्यूब बाई टू, दिस इज एक्स क्यूब बाई टू और इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस वाई बाई एक्स, और आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू इंटू पाई प्लस टू, इंटू पाई प्लस टू, और फिर आगे लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो वाई को तो मैंने इंटरचेंज कर लिया, वाई को मैं इधर इंटरचेंज कर चुका, तो अब ध्यान से देखें कि हम जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लग रहा है मेरे को, तो मैंने क्या करा डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स इंटू डी वाई है ना, वो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और फिर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई टू और इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस का वाई बाई एक्स इंटू पाई प्लस टू इंटू डी एक्स और इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो हमें जैसे एक तो ई की पावर वाई बाई एक्स दिख रहा है,
तो ये लग रहा है दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स। तो वाई बाय एक्स बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वाई बाय एक्स है बनेगा डिफरेंशियल वाई, तो ये भी वाई बाय एक्स ही है। तो लेकिन वो वहां हमारे काम नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसको ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने इसको ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यहां से हट जाएगा वो, यहां से ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स हट जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स आ जाएगा ना, ये ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स आ जाएगा, वाई बाय एक्स इंटू डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसके लिए लेकिन मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए नीचे, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो यहां से हट जाएगा हमारे पास। अब देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स बन गया, या ए की पावर वाई बाय एक्स है, ये डीएक्स के साथ पूरा एक्स का फंक्शन, वो गड़बड़ कर रहा है बस, वो नहीं होता ना अगर, तो बस फिर एग्जैक्ट से सवाल सोल्व कर लेते हैं अपन, अगर वो नहीं होता तो वहां ई की पावर वाई बाय एक्स, वो गड़बड़ कर रहा है, वरना अगर वो उसको हटा दो यहां से, तो टू डी एक्स से क्या बन जाएगा, टू एक्स, इसका इंटीग्रल बन ही जाएगा फटाफट, ये तो कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स से एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, और ये ई की पावर वाई बाय एक्स डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स बन जाएगा यहाँ, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, वो गड़बड़ कर रहा है, अब उसके गड़बड़ के कारण हटाना पड़ेगा अपने को, अब फिर डिवाइड करूंगा तो फिर वही आ जाएगा, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि ए की पावर वाई बाय एक्स को भी मान लो, बस आप ए की पावर वाई बाय एक्स को भी मान लो, बस अब हो जाएगा ए ना ए। आपने तो इतना भी नहीं पूछा था मेरे से, मैंने आगे होके बताया ए ना ए, वरना आपने तो कह दिया था हो गया, बाकी बच्चों ने कह दिया था हो गया, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, चलो आपको कोई बात नहीं है ना। अब इसके बाद बड़े आसानी से आ जाएगा ये, फटाफट मेरे हिसाब से डीवी बाई डी एक्स बन जाएगा, और उसके बाद वी में लीनियर बन जाएगी इक्वेशन, ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स को भी पुट कर दें तो इससे आ जाएगा ना ई रेस्ट टू पावर वाई बाय एक्स, फिर आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये तो पूरा रोक लेंगे अपने ना, जैसे ये था ना हमारा बात, तो ये पूरा डीवी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, या ऐसा कर सकता हूँ ना मैं कि इस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, डीवी बन जाएगा वो, मतलब ये डीवी बन जाएगा, समझ रहे हैं, और डीएक्स तो इसी हमारे पास, वो बन जाएगा टू एक्स वी डी एक्स बन जाएगा, वो कर लेंगे अभी ना, उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन वेरिएबल लगा देंगे और आसानी से इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 7 में कोई डाउट हो गया ना, 7 7 तो हो जाता है एडजस्ट, 7 जैसे सवाल ही आगे भी किया था हमने इस तरह का सवाल, यहाँ एम और एन है, वहां हमने ये D4 एक्स के पावर 2 का D4, वो यहाँ भी मैनेज करना पड़ता है उसको ना, वो पावर 6 लिखी हुई है, एक में पावर 5 है, तो वो वहां भी मैनेज करना पड़ता है, और वो यहाँ भी मैनेज करना पड़ता है अपने को, तो इस तरह का सवाल है मतलब वो ना, तो बताऊं करके इसको। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, 10 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट हो गया होगा तो इंडिकेटिंग फैक्टर का यूज कर लिया हमने ना, है ना, 2 सवाल कराए मैंने क्लास में आपको ना। इसके बाद नेक्स्ट 11 में को डाउट हो, ये 11 वापस वही सवाल आ गया, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए लेबनीज थ्योरम लगा दो, लेबनीज थ्योरम के बाद फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन आने के बाद सब कुछ हो जाएगा, तो एक्स इंटू क्या लिखा है 0 to x, बट डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाऊंगा ना तभी तो सोल्व करूंगा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है कहाँ अभी यहाँ, तो ये बना लिया, ऐसे लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है x+1, ये x+1 को अलग कर दो, फिर आगे लिखा है लिमिट 0 to x और t इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई टी, ये ऐसा लिखा हुआ है, बट इसको डिफरेंशिएट कर दो और क्या ना, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, तो डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर जो है हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा, दिस इज x इंटू ये वाई एक्स आ गया ना, फिर ये मेंटेन रहेगा 0 to x y ऑफ टी डी टी, तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया वापस, तो पहले x+1 का कर दो, तो ये मेंटेन रहेगा t इंटू वाई ऑफ टी डी टी, और उसका 1 हो गया ना, अब अब ये मेंटेन रहेगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास, तो इसमें क्या x इंटू वाई एक्स को हटा दो यहाँ से, ये इंटरचेंज करने पर ये x इंटू वाई एक्स है, और ये x इंटू वाई एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी हट जाएगा ना, बस एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, तो व्हाट वी गेट वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स, फिर अगेन x इंटू वाई डेस एक्स एन प्लस, नहीं ये तो एक्स स्क्वायर है ना, वो तो
तो ये पहले एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा और वहां से कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया वो तो, और फिर क्या रहा 2x और इंटू वाई एक्स। बस अब वाई एक्स को वाई एक्स बोलो या वाई बोलो एक ही बात है वो। तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो, हो जाएगा ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और इसको सोल्व करके निकाल लेंगे अपन, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट 12 में को डाउट हो, 12 हो गया ना, 12 के बाद नेक्स्ट 13 में को डाउट हो, 13 में दोनों आंसर आ जाते हैं मेरे हिसाब से, बी और डी, शायद बी और डी दोनों आंसर आ जाते हैं ना, बी और डी लगभग सेम ही है दोनों, और वो देखेंगे ना अपन ध्यान से, वो उसको रेशनलाइज कर दो आप और पावर को उल्टा कर दो। बच्चे बोल रहे थे कि दोनों सही आ जाते हैं सर, ये बी और डी दोनों सेम है ना, जो बी है वही डी है ना, बता सवाल करके बताना है कि हो गया, तो इंटीग्रल ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, इंटीग्रेट करते रहो उसको और क्या ना आप, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ऐसा आ जाता है ना, बस ऐसा आ जाएगा ये। अब इसमें इसको रेशनलाइज कर दो और कैलकुलेट कर लो, ये ऐसा आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी ने किया हो तो ना, पर इसको रेशनलाइज कर दो, प्लस माइनस साइन है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक बार अलग कर दो, प्लस माइनस को प्लस माइनस कर दो, 4 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो यहां लगा दूंगा मैं एफ एक्स की पावर एन एफ डेस एक्स, और यहां लगाने लीनियर रूट क्वाड्रेटिक हो गया है ना, तो एक्स को 1/t पुट कर देंगे अपने, और 1/t पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं आती है ना, ये बता दिया मैंने आपको करने के लिए ना, ऐसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ना, जैसे लिखा है पढ़ के देखो ना उसको, उससे आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 में को डाउट हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है इसमें ना, 5 के बाद नेक्स्ट 7 में को डाउट हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, 7 के बाद 9 में को डाउट हो, 9 में देखो ये है कि हमारे पास जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, अब यहाँ डिग्री 2 है, तो इसका मतलब या तो हिडन ट्रायल से कर लो, ऑप्शन में दे रखे हैं उनको रख रख के देख लो, क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है ना, या फिर ये सिंपल सा टेक्निक इसमें फैक्टर हो जाते हैं एक्चुअली ना, या तो ऑप्शन रख रख के देख लो आप, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और यहाँ अगर अभी ये बाहर है तो इसमें फिर इसको देख लो, ये मैंने डिवाइडेड एक्स को एम मान लिया एक्चुअली, तो वो एम स्क्वायर हो गया और माइनस एम इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा +1, ये डिवाइडेड एक्स को मैंने एम मान लिया ताकि लिखने में समय कम लगेगा ना, अभी फैक्टराइज हो जाता है एक्चुअली, तो यहां से एम कॉमन ले लो, एम माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स, और वहां से जो है हम वापस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स में कॉमन ले लूंगा, वी गेट एम माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स बराबर 0, ये से फैक्टर हो जाएंगे इसका, तो यहां से मैंने एम कॉमन लिया ना, यहां से और यहां से मैंने एम कॉमन ले लिया, फिर यहाँ वहां ई था ही नहीं, तो ये एम इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 बचा, तो उसमें से मैंने ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो कितना बचा प्लस एम, और वो ऊपर चला गया, वो आगे समझ में, ये 2 फैक्टर हो गए इसके ना, और फैक्टर होने के बाद एक तो आ गया एम बराबर ई की पावर एक्स, और एक आ गया एम इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब एम का मतलब क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स, बस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके ना, और दोनों में सी को निकाल लेंगे अपन, तो इसमें कई बार लगे कि भाई डिग्री 2 है, या तो हिट एंड टेल से जाओ आप, या उसका ऑर्डर 2 आ रहा है तो हिट एंड टेल से जाओ, है ना, या फिर फैक्टर वेक्टर करने की कोशिश कर लो आप, है ना, बेस से फैक्टर करके अपन सोल्व कर सकते हो, तो उनको निकाल लेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट 14 में को डाउट हो, 14 में को वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास, बताना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके निकालेंगे, नहीं हुआ 14 के बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो गया 15, मेरे हिसाब से इसमें बर्नौली लग जाता है ना, अगेन होमोजेनियस भी बन जाती है, अ कर्व पासिंग थ्रू 1,0 सच दैट द रेशियो, अब इसमें पढ़ना ही है, बस इसमें मतलब ये है कि जिसको पढ़ना नहीं आता उससे सवाल ही नहीं होगा, इक्वेशन बनानी है अपने को, और उसमें पेशेंस रखना है कि क्या लिखा हुआ है ना, कोमा लगा हुआ तो रुक जाना है, क्या लिखा हुआ है, किसका किससे रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय एनी टेंजेंट ऑफ द वाई एक्सिस, तो पहले टेंजेंट लिख लो, और टेंजेंट का मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ये टेंजेंट हो गया, वाई इंटरसेप्ट किसे निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स बराबर 0 रख दो, तो ये एक्स बराबर 0 रख दिया मैंने, तो सब वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, स्क्वायर ऑफ द वाई इंटरसेप्ट, जो किसने कट किया, टेंजेंट ने कट किया, ये स्क्वायर हो गया, अब इसका किस रेशियो निकालना है, टू द सब नॉर्मल, अब सब नॉर्मल तो क्या होती है, लेंथ होती है, तो वाई मॉड लगाना पड़ेगा मुझे, मॉड ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
लिखा है ना, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट विद द वाई एक्सिस टू द सब नॉर्मल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया, एक्स कमा वाई हो गया, उसके कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हो गया ना। आगे लिखा टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या होती है, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सब टेंजेंट ये होती है वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। बस ये बराबर दे रखा है ना, अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और हमारा काम चल जाएगा। जैम का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। बस ये हट जाएगा, देखो आप, ये तो हट ही जाएगा आपस में, मतलब वो बचेगा तो प्लस माइनस साइन लगा दो उसमें, तो दो कर्व आ जाएंगे, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। भाई ये तो होल स्क्वायर है ना, तो इसको मॉड में ले जा सकता हूँ अंदर, तो मॉड में क्या जाएगा, वो एम स्क्वायर चला जाएगा अंदर, तो कट जाएगा वो, फिर से ये कट जाएगा दोनों से। एक बार डिवाइड एक्स काटेंगे तो फिर कट जाएगा वापस में। मतलब यहां से आ गया वाई माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ये सब बना दिया ना। व्हाट इज वाई, व्हाट इज एम, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो एक बार प्लस साइन ले लो, तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक बार प्लस साइन ले लिया मैंने, ऐसे सोल्व कर लो उसको ना, प्लस साइन लेके सोल्व कर ले, अदरवाइज फिर माइनस साइन का ही फर्क पड़ेगा ना। एक अब हम चाहे तो कर सकते हैं ना। अब इसमें ये ऐसा आगे होमोजेनियस बन गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, और नीचे भी 1 डिग्री का है ना। पुट कर दो वाई बराबर वी एक्स, पुट कर दो वाई इज इक्वल टू वी एक्स। कर लेंगे अब ना, बताऊं पूरा करके, फिर एक प्लस साइन से आ जाएगा, एक माइनस साइन से आ जाएगा, पर इसमें वाई बराबर वी एक्स पुट करना है मैं, तो वाई बराबर वी एक्स, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का v इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहां रख दिया इसको हमने, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। वाई की जगह वी एक्स रख रहा हूं मैं ना, तो यह आ जाएगा v, वाई की जगह वी एक्स, तो वाई की जगह वी एक्स रख रहा हूं मैं अंडर रूट वी, बस ये आ जाएगा हमारे पास, एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, इंटरचेंज करने पर ये हट जाएगा, मतलब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा लो, तो v वाला dv के साथ, तो v रेस्ट टू पावर माइनस हाफ dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग गया है ना। पर अब इसको इंटीग्रेट करना है तो प्लस हाफ आएगा, और प्लस हाफ से कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये प्लस हाफ का मतलब ये हो गया ना, माइनस का ln x एंड प्लस ln c, ये ऐसा आ गया ना। and now what is v, v is y by x, तो v is y by x, तो this is 2 square root of y by x is equal to ln of c by x, therefore c by x is equal to c by x is equal to e raised to power 2 into under root of y by x। अब c निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि that is passing through 1,0, तो x बराबर 1 रखेंगे और y को 0 रख देंगे, x बराबर 1 और y को 0, तो c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, c बराबर, तो c बराबर 1 आ गया बस। तो यहां से x निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो, x निकालने के लिए उल्टा कर देंगे इसको, तो e की पावर माइनस का 2 इंटू अंडर रूट वाई बाई एक्स आ जाएगा ना, एक उससे निकाल लेंगे ना, है ना, माइनस साइंस। और कौन सा है, कौन सा, पार्ट 4 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4, मैच दो कलम 1 के ए में को डाउट हो, बी में को डाउट, सी में को डाउट, डी में को डाउट, डी बताना है, हो गया, हाँ अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 15, तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट, फोर्थ में को डाउट। देखो फर्स्ट वाला लीनियर है, फर्स्ट वाला लीनियर 1 से 15 दिए ना मैंने, उसमें लीनियर गिन के बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट वाला लीनियर है, थर्ड वाला लीनियर, फोर्थ वाला लीनियर, उसके बाद है हमारे पास 6 वाला लीनियर, 7 लीनियर, 8 लीनियर, 11 लीनियर, 11 लीनियर, 15 में से 1 से 15 में 11 लीनियर सवाल है ना। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल गिनो, सेपरेशन कितने, वेरिएबल कितने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमारे पास आ गया 10वां, 10वें में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा, 12 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, 14 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, 15 में सेपरेशन, यानी 15 में से 11 तो वो हो गए, 11 हुए, कितने हुए, कितने गिने थे अपन ने, 7 गिने थे, लीनियर वाले 7, 4 ही हो गए 11।
4 सवाल ही किसी और के आया, बस 15 में से तुम्हारे हैं। मतलब क्योंकि सेपरेशन तो सब में काउंट होता है एक्चुअली। लीनियर लगाओगे तो भी सेपरेशन में होगा वो तो ना, सब में रिड्यूसिंग टू लीनियर होगा तो भी सेपरेशन वेरिएबल हो जाता है। तो ये सवाल आसान भी होंगे, वो तो शीट में हर वैरायटी अपने टफ वाली सब है ना। तो एक्सरसाइज 3 में बस ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, अदरवाइज यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। कहाँ तक आ गए थे? 4 तक आ गए थे। 4 में को डाउट हो? 5 में को डाउट? 6 में को डाउट? 7 में को डाउट? 8 में को डाउट? 9 में को डाउट? 10 में को डाउट? 10 में एक डाउट है, वो वाई ये पूछा गया ना हमसे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पूछा गया हमसे ना, हम ये नहीं निकाल सकते, हम ये निकाल सकते हैं ना, हम ये निकाल सकते हैं ना, ये गलत है, यहाँ प्लस साइन है ना, वरना फिजिबल ही नहीं होगा एक्चुअली, वो फिजिबल नहीं होगा ना, माइनस साइन की जगह प्लस साइन है, ठीक है, आंसर शायद वही आ जाता है, लेकिन वो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास आ जाता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ वाई, है ना, एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आ जाता है ना। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि भाई हमें कंडीशन दे रखी है कि 1/2 पर √3/2 आएगा, तो x की जगह 1/2 रखूंगा तो y √3/2 आएगा, तो 1/2 पर ये कितना आया? π/6, तो फिर वो भी कितना आया? π/6, तो π/3 हो गया, तो c इज π/3, तो c आ जाएगा π/3, ठीक है, c π/3 आ गया, ये π/3 आ गया। अब हमें ये निकालना है, माइनस वाला निकालना है, तो जिसे मैं माइनस रखूंगा ना, ये कितना आएगा? π/4 आएगा। नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये गड़बड़ आता है, वो तो π/6 आएगा और वो π/3 आएगा, तो π/2 आ जाएगा ना ये, हाँ π/2 आ जाएगा। अब मालूम पड़ेगी गलती। अब इसमें क्या है, जैसे हमने ये नेगेटिव नंबर रखा, x की जगह नेगेटिव नंबर रखा, तो ये कितना आया? माइनस का π/4, तो π/2 प्लस π/4 हो गया, तो यानी इसको π/2 से बड़ा कर दिया आपने, और साइन इनवर्स y कभी π/2 से बड़ा नहीं होता है ना, तो इसलिए 1/√2 लिखेंगे प्लस 1/√2, तो ये π/4 आ जाएगा, π/4 से π/4 आ जाएगा, उससे 1/√2 आ जाएगा फिर, तो वो गलती है इसमें। इसके बाद 11 में को डाउट हो? 11 में को डाउट, 12 में को डाउट, 13 में को डाउट, 14 में को डाउट, 15 में को डाउट, यही थे बस है ना, आगे चलते हैं वरना। तो होमवर्क में इसलिए संडे था आपका ना, टेस्ट वगैरह भी नहीं हो रहा, फिर पीटीएम वगैरह में आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं सर पढ़ते ही नहीं है संडे को, सर ना तो पढ़ते हैं सर ना टेस्ट हो रहा है ना, तो मैंने कहा भर भर के दो होमवर्क, जिसको करना होगा वो कर लेगा, ताकि वीकडे में लोड नहीं होगा उसके पास है ना, वरना वो डिस्कस कैसे करेंगे अपन, होगा ही नहीं डिस्कस है ना, टेस्ट भी नहीं था आपका, और पूरा एक दिन मिला था, एक दिन का 1.5 दिन मिला था आपको ना, सैटरडे को एक ही क्लास थी आपकी ना, तो सैटरडे का दिन मिला, 2 स्लॉट तो मिले, कम से कम 3 घंटे तो मिले हुए एक्स्ट्रा ना, 2 क्लास और होती है आपकी, तो 3 घंटे तो कम से कम मान ही लो आप, हालांकि लास्ट वाली क्लास आधे घंटे लेट छूटती है, तो 3.5 घंटे बचे, एक तो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, बाकी संडे था ही सी आपके पास है ना, तो जिसने करे होंगे अच्छा भी लगा होगा, चैप्टर की का पूरा कवरेज भी हो गया ना, और हमारा काम में चल गया। तो कोई सवाल दे रखा है क्या मैंने? वो एक सवाल दे रखा है वैसे ना, तो वो हो गया प्रूफ, वो h/4/9 कितना था? h/4/9 इज लेस देन 4/, ये दिखाना था हमें ना, तो hx का क्या डायग्राम बना चुके थे हम, और वो तो कोई सा भी डायग्राम बना लो, 0 पे कितना आ गया था? 0 आ गया था शायद, और 1 पे कितना आ गया था? 9/e, 9/e आ गया था ना, ये ऐसा आ गया था। कोई सा भी एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, डायग्राम ऐसा ही बन सकता है, नीचे से भी आ सकता है ना, और बेसिकली जो hx फंक्शन हमारे पास है, यही hx है, ये hx का डायग्राम है ना। अब मैं hx के लिए 4/9 पर निकालना चाहता हूँ, तो देखो अगर मैं 4/9 पे निकालूंगा तो 4/e लाऊंगा कहां से? वैल्यू में कैसे निकालूंगा? वैल्यू तो मैं इससे नहीं निकाल सकता क्योंकि फंक्शन नहीं है मेरे पास, है ना, मैं वैल्यू इससे नहीं निकाल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये hx का डायग्राम है तो हम देख सकते हैं भाई, इसको मिला सकता हूं मैं, ये फंक्शन बना सकता हूं मैं, दिस इज 1,9/e, ये मैं निकाल सकता हूं, और मैंने ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो y इज इक्वल टू mx, व्हाट इज m? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 9/e इंटू x, इस लाइन का इक्वेशन आ गया है ना। अब मैं चाहता हूं hx के लिए निकालूं 4/9 पर, तो 4/9 कहीं यहाँ है, और हम जानते हैं कॉन्केविटी अपवर्ड है ना, तो अगर मैं कॉर्ड को मिलाऊंगा तो कॉर्ड ऊपर रहेगी और टेंजेंट नीचे रहेगी, तो 4/9 पर मैं इस hx की वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूं कि इस 4/9 पर ये जो हाइट आएगी h/4/9, इस हाइट से क्या होगा? 100% कम होगा, और इस हाइट का मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है x बराबर 4/9 पर, तो जिससे 4/9 पे निकालूंगा वो 4/e आ जाएगा, समझ रहे? समझ में आ गया भाई, हम 4/9 पर hx, ये ग्राफ है hx का,
ग्राफ है एच एक्स का, है ना? कौन से एच एक्स का? व्हाट इज एच एक्स? एफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, वो उसको एच एक्स बोल रहे हैं अपन। तो उसके बाद जो है ये दे रखा है ऐसे, तो ग्राफ बन गया उसका, निकाल लिया फिर हमने। नहीं आ गया आंसर, उससे प्रूव कर दिया उसको। चलते हैं आगे फिर, और क्या ना। तो हम आगे थे, वो बर्नौली कोई सवाल थोड़ी दिया इसके अलावा कोई, यही था बस, है ना? तो हम आगे थे उस पर ना, बस ये लास्ट टॉपिक है कि हमारे पास ये कवर करना है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। हम मेरे हिसाब से लास्ट कर चुके थे, और जो लास्ट सवाल था शायद वो एक्स क्यूब वाला था, है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर वाला। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्लेरोट्स फॉर्म, क्लेरोट्स इक्वेशन। ये मैथमेटिशियन है, इनके नाम से जाना जाता है इसको ना। क्लेरोट्स इक्वेशन, CLAIRAUTS, क्लेरोट्स इक्वेशन। वैसे जेई में मेंशन नहीं कर रखा है ना ये सिलेबस में, एक बार आया था लेकिन इसमें ना वो, लेकिन वो ऑप्शन थे उसमें तो उससे काम चल गया था। फिर भी देख सकते हैं अपन, है ना भाई? या तो हमारे पास लिमिटेड जो लिख रखा है वो लिमिटेड है, तो इसलिए हमने वो पढ़ लिया सारा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। अब जैसे डिग्री 2 का आया था तो फैक्टर करके निकाल लिया हमने ना बड़ी आसानी से, ये ऑप्शन थे ना। ऐसे ये एक बार आया था उसमें काफी समय पहले, तो वो ऑप्शन थे, वो ऑप्शन से कैलकुलेट कर लो। आप सोल्व नहीं कर पा रहे तो वहां रख के देख लो आप उसमें, और वो सेटिस्फाई करना चाहिए तो उससे मालूम पड़ जाएगा ना। तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको सोल्व करने का तरीका दिया इन्होंने हमें ना, कि भाई ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लिखे आप, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x इंटू पी एंड प्लस f ऑफ p। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x इंटू p प्लस f ऑफ p, where p is equal to dy by dx is called Clairaut's equation, is called Clairaut's equation, is called Clairaut's equation. ठीक है ना, ऐसे इसको निकाल सकते हैं ये, मतलब ये एक पर्टिकुलर काइंड है, एक वैरायटी है, इसको क्लेरेट्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर p का मतलब डिवाइड बाय dx है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कि डिवाइड बाय dx का मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या है? x इंडिपेंडेंट है। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो जो एफ ऑफ पी है ना, उसमें प्योर पी है, मतलब उसमें एक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, से एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्योर पी के अंदर है। जहां लिखना आसान रहे इसलिए पी को हमने डिवाइड बाय एक्स बोल रखा है, ताकि लिखना आसान रहेगा। मतलब ये डिवाइड बाय एक्स का ही फंक्शन होगा, एफ ऑफ पी का मतलब इसमें पी का ही टर्म आएगा, इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं आएगा कि एक्स इंटू डिवाइड बाय एक्स आ रहा हो या एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय एक्स आ रहा हो, प्योर ये पी के अंदर ही आएगा। तो ये इस तरह की इक्वेशन जो ऐसे लिखी हुई है। अब हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल वाई नहीं हो, एक्स हो, अगर एक्स होगा तो उल्टा लिखा हुआ जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई एंड प्लस द फंक्शन ऑफ डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आगे होगा, मतलब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन दे रखी है ना। अब तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो तरीका लगाया है वो ये है कि हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से डिवाइड बाय एक्स गायब होता है ना, तो ये इंटीग्रेट करने से गायब नहीं होता है ना। यहाँ हमें पी गायब करना है, बिकॉज पी इज डिवाइड बाय डी एक्स। सोल्व करने के लिए मुझे पी गायब करना है और वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते या इंटीग्रेट करके सोल्व नहीं कर पाते, तो उन्होंने तरीका दिया भाई कोई बात नहीं, आप डिफरेंशिएट ही कर दो। नाउ टू सॉल्व दिस, लेकिन टू सॉल्व दिस वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ऑब्वियस बात है डिवाइड बाय एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट कर दूंगा ना। ठीक है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। और कितना आ गया यहाँ पर, हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, तो एक्स विल रिमेन एज सच, पी को डिफरेंशिएट करूंगा तो डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा, पी विल रिमेन एज सच, एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा। फिर एफ से क्या आ गया, एफ डैश आ गया, और फिर पी से क्या आ गया, डीपी बाई डी एक्स आ गया। एफ का तो एफ डैश आ जाएगा, फिर पी का डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा।
ना व्हाट इज पी? पी इज बेसिकली डी बाई डी एक्स, तो यहां से हट जाएगा बस है ना, ये डीपी बाई डी एक्स हट जाएगा क्योंकि पी डी बाई डी एक्स है। तो क्या बचा? 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू डीपी बाई डी एक्स, दिस इज डीपी बाई डी एक्स प्लस, और ये कितना आ जाएगा? एफ डैश पी इंटू डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा ना। हमें क्या करना है? पी गायब करना है बिकॉज पी इज डी बाई डी एक्स, तो बस यहां से कॉमन ले लो आप, देयरफॉर डीपी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एफ डैश पी बराबर 0, ये ऐसा आ जाएगा ना। दिस इंप्लाइज आइदर डीपी बाई डी एक्स बराबर 0 और एक्स प्लस पी डैश बराबर 0, एक्स प्लस एफ डैश पी बराबर 0। हमें करना क्या है? हमें पी गायब करना है ना। तो अगर डीपी बाई डी एक्स बराबर 0 है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? पी इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तो मान रखा है ना हमने, इक्वेशन नंबर 2 मान लो उसको, और यहां से आ गया एक्स प्लस एफ डैश पी बराबर 0 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने। अब हमें पी गायब करना है एक्चुअली, क्योंकि पी डिवाइड बाई डी एक्स है, वो गायब होगा तभी हम सोल्व कर पाएंगे ना। तो पी को दो तरह से गायब कर पाऊंगा एक्चुअली में ना, एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 3 है। ध्यान से देखें, अगर मैं इस पी को सी रख दूं तो पी हट जाएगा वहां से ना, और वो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन मैं पी यहां से भी गायब कर सकता हूं, यहां से भी क्या है, मैं पी को निकाल पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी जब सवाल करेंगे ना तो एफ डेस पी जो आएगा उसमें यहां से हम पी को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल पाएंगे, और जो भी पी की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स उसको मैं रख दूंगा यहाँ। तो दो तरह से मैं इस पी को गायब कर पाऊंगा। तो यहाँ लिखें इफ वी एलिमिनेट पी, इफ वी एलिमिनेट पी बाय यूजिंग 1 and 2, 1 and 2 का मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इफ वी एलिमिनेट पी बाय यूजिंग 1 and 2, 1 2 का मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, then the solution obtained is called, then the solution obtained is called general solution of equation 1. If we eliminate p by using 1 and 2, if we eliminate p by using 1 and 2, then the solution obtained is called जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। वही इक्वेशन नंबर 1 ही सोल्व करने के लिए कहा गया हमसे ना। तो पी को गायब करने का एक तरीका तो ये हो गया है ना कि हम 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे और पी गायब कर देंगे, कुछ नहीं करना, पी बराबर सी रखना है बस अपने को वहां, और उससे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बट इफ वी एलिमिनेट पी, बट इफ वी एलिमिनेट पी बाय यूजिंग 1 and 3, but if we eliminate p by using 1 and 3, but if we eliminate p by using 1 and 3, then the solution obtained is called singular solution। वही शुरुआत में लिखा था ना मैंने आपको, then the solution obtained is called singular solution, singular या isolated solution। but if we eliminate p by using 1 and 3, then the solution obtained is called singular, लिख दिया ब्रैकेट में, और isolated solution of equation number 1 या of the given equation। तो दो तरह से गायब कर पाते हैं अपन इसको ना, और सॉल्यूशन निकालने के लिए ना। अब वो जो सॉल्यूशन है मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरह के लिखा है, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं ना, उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन की विशेषता होती है इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी विशेषता होती है। और सिंगुलर सॉल्यूशन कभी जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता ना, बट इसके लिए सॉल्यूशन है, लेकिन वो यहाँ आता है क्लेरिट्स की फॉर्म में ना, इसलिए हम इसको वहीं लिखवा देते हैं। लेकिन वो अब समझ में आता है कि भाई ये भी एक सॉल्यूशन आता है ना, और दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, इसलिए उसको आइसोलेटेड बोलते हैं, भाई अलग से आता है वो ना, तो इसलिए उसको बुलाया था आइसोलेटेड सॉल्यूशन। सवाल करते हैं ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट है y इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो वो p मान के चल सकते हैं ना, तो एज इट इज वही लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू एक्स पी एंड प्लस एफ ऑफ पी, मतलब p स्क्वायर हो गया वो। तो चाहे तो अपन डी वाई बाई डी एक्स को पहले p मान सकते हैं ना, लेट p इज इक्वल टू, ताकि थोड़ा लिखना कम पड़ेगा, p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ताकि वो फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी और प्लस p स्क्वायर बन गया, वो एफ ऑफ पी बन गया ना, वो एफ ऑफ पी आ गया। मतलब कर दो कैलकुलेटर ना, डिफरेंशिएट कर देंगे
और हमें डी वाई गायब करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स गायब करना है, मतलब पी गायब करना है मैंने। बस आपको डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है ना। और ये भी एक तरीका हो गया भाई, डिफरेंशिएट करके भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि हर बार इंटीग्रेट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाए। बोलेंगे फैन में बोल रहे हैं। अभी तो आप बोले सॉरी सॉरी नहीं मिला है, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ तो पेरेंट कराएं। तुम्हें बता लेंगे अभी अगर आपको ओके बस अब ये पी से पी हट जाएगा, पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम डीपी बाई डी एक्स। तो डीपी बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया ना, तो डीपी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, एंड व्हाट वी गेट एक्स प्लस 2p बराबर 0। वो जो एफ डैश पी था ना, यहाँ एफ डैश पी आ गया हमारे पास, ये एफ डैश पी आ गया ना कॉमन लेने के बाद। बस अभी आ जाएगा आइदर डीपी बाई डी एक्स बराबर 0, आइदर डीपी बाई डी एक्स बराबर 0 और एक्स प्लस 2p बराबर 0, एक्स प्लस 2p बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p इजिकल टू सी आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने। और यहाँ से कितना आ जाएगा, p इजिकल टू माइनस का x बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नाउ वी आर एलिमिनेटिंग p by using first and second, then the solution obtained is y is equal to cx and plus c square। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, 1। तो इट इज हैविंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स as that of the order of the given differential equation, therefore this is the general solution of that given equation। अब यहां से निकालते हैं ना, now we are eliminating p by using first and third, then p की जगह क्या रखना है मुझे, माइनस एक्स बाई 2, तो वी गेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस का x बाई 2 और प्लस का p स्क्वायर लिखा हुआ था तो एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4, एंड दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। c की जगह कुछ भी रख दो आप, ये तो लाइन है और ये पैराबोला है ना, तो ये कभी यहां से नहीं आएगा, दैट्स इज सिंगुलर सॉल्यूशन। और ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना, हमने सोल्व करके निकाला है। हम अलग से चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहां से y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 से डी वाई बाई डी एक्स निकालूं और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालूं और यहाँ रख दूं, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी ना, हम चेक कर सकते हैं चाहे तो ये सॉल्यूशन ही है उसका, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसको निकालने का तरीका अलग था हमारे पास, और ये क्लियरेट्स की फॉर्म में आया हमारे पास, और कहीं अलग से सोल्यूशन नहीं आया है ना। और दिख रहा है साफ साफ ये कहीं भी यहां से नहीं आ सकता ना, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह कुछ भी रख दो आप, ये यहां से कभी नहीं आएगा बेसिकली। और इसमें क्या है, बेसिकली ये एनवेलप का काम करता है ना। देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन हमारे पास है, अगर ये पैराबोला हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y, इस तरह का पैराबोला है ना, और जितने भी जनरल सोल्यूशन आते हैं ना, ये सब जनरल सोल्यूशन, ये सब टेंजेंट होती है इसकी सिंगुलर सोल्यूशंस की ना। ये जो सोल्यूशन आया है इन सबकी टेंजेंट होती है, जितनी भी इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ सारी टेंजेंट आ जाएंगी ये ना। अब जैसे इसके लिए हमसे कहा जाए, जैसे इसका स्लोप क्या लाइन का c, इसका m स्लोप का टेंजेंट लिखो आप, इसका m स्लोप का टेंजेंट लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 का, वाई इज इक्वल टू mx, वाई इसका बराबर mx का क्या होता है, वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा mx माइनस am स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है। और यहाँ m की जगह कितना लिखा है, a की जगह कितना लिखा है, -1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस m स्क्वायर। अब m बोलो c बोलो एक ही बात है ना, तो ये m की जगह c रख दो। तो जितनी भी लाइन है ना, ये सब हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y पैराबोला ऐसा है। अब c की अलग अलग वैल्यू लिखोगे आप, तो ये सब इसके टेंजेंट आएंगी, क्योंकि बस m की जगह c रख दो, दीज आर टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला हैविंग स्लोप c, बस यहाँ c लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है ना, तो m की जगह कुछ भी रखो आप, ये इसके टेंजेंट आती रहेंगी, ये टेंजेंट आ जाएगी, कभी ऐसे टेंजेंट आएगी, कभी ऐसे टेंजेंट आएंगी, कभी ऐसे टेंजेंट आएंगी। यानी एक तरह से ये सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है, ये इसके लिए एनवेलप का काम करता है, मतलब ये सिंगुलर सॉल्यूशन, ये कर्व इन लाइंस को कभी बाहर नहीं आने देगा ना, इस कर्व ने कवर कर लिया उनको, ढक लिया उसको ना। जैसे लेटर एनवेलप क्या करता है, लेटर को ढक लेता है, लेटर को बाहर नहीं आने देता वो ना, तो ये इट इज एक्टिंग एज एनवेलप फॉर द जनरल सॉल्यूशन।
या यूं बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन जो आता है ये सब इस सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए टेंजेंट का रोल प्ले करती है, और ये कर्व कभी उन टेंजेंट्स को बाहर नहीं आने देता हमारे लिए। इसलिए बोलते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन एक्ट्स एज एन एनवेलप फॉर द जनरल सॉल्यूशन। लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ हम सिंगुलर सॉल्यूशन एक्ट एज ए envelope for the general solution. Singular solution acts as an envelope for the general solution. तो सिंपल सा तरीका था, मतलब ये सिलेबस में मेंशन कर नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपन देख रहे हैं कभी आ जाए निकालने में तो सॉल्यूशन से चेक नहीं करना पड़ेगा अपने को ना। लिखें एक और लिखें, सॉल्व द इक्वेशन। हेडिंग डाले रखा था हमने, हेडिंग सॉल्व y is equal to x into p n plus p square minus p. Solve this equation where p is dy by dx. हो सकता है वो dy by dx p की जगह कुछ और मान लें, p की जगह कुछ और मान लें, वो m मान लें p की जगह ना। तो ऐसा नहीं कि भाई वहां p लिखा था आपने सर यहाँ तो m आ गया, तो मतलब वो मीनिंग लिख देंगे वो m is dy by dx। तो ये भी क्लेयर्स का फॉर्म ही है ना, y is equal to x into p plus f of p। और जो f of p है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब उसमें कोई x का फैक्टर नहीं है ना कि x into dy by dx आ रहा हो लिखा हुआ। पर इसको सोल्व कर दो आप और सोल्व करके निकाल लो बड़ी आसानी से ना। ओके, तो बस वो आसानी से आ जाता है एक बार समझने के बाद, प्रोसीजर मालूम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज dy by dx, ये कितना आ जाएगा x into dp by dx। नाउ x will remain as such, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p dp by dx और माइनस dp by dx, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो इससे हट जाएगा ये, एंड देयरफॉर dp by dx बराबर 0, आइदर dp by dx बराबर 0 और कितना आ गया x प्लस 2p माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू c, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं ना, और यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू 1 माइनस x by 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी आर एलिमिनेटिंग p by using first and second. Now we are eliminating p by using first and second. So what do we get? Y is equal to cx plus c square minus c, and this is again having the same number of arbitrary constant as that of the order of the given differential equation. So this is general solution. अब यहां से निकाल सकता हूं मैं, तो यहां से निकालूंगा तो y is equal to रख सकते हैं ना हम, x की जगह x आ गया, ये आ गया 1 माइनस x by 2, और फिर आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ p स्क्वायर, तो 1 माइनस x by का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, एंड दैट इज अगेन माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2। और इसको अगर सोल्व करोगे तो सोल्व करके निकालने पर मेरे हिसाब से ऐसा अच्छा सा आ जाता है। दिस इज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, ये ऐसा आ जाता है। आ रहा है क्या ऐसा? तो ऐसा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखोगे, x माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अगेन ये कर्व है और ये लाइन है, ये यहां से कभी नहीं आ सकता है ना, एंड दिस इज एक्टिंग एज एनवेलप फॉर दिस जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसे निकाल लेते हैं इनको ना, और फटाफट निकाल के कैलकुलेट कर लो ना। अब इसमें क्या है, हर बार ऐसा नहीं कि कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, हो सकता है कभी हमें क्लेयर्स फॉर्म में लाना पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्लेयर्स फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़े ना, तो वो निकाल सकते हैं अपन ना। लिखें, एक सवाल लिखें जैसे ना, सॉल्व p इज इक्वल टू ln ऑफ p इंटू एक्स माइनस वाई, where p is dy by dx, where p is equal to dy by dx. p is equal to ln p into x minus y, ये हमें सोल्व करना है ना। y तो y है, और दिस इज नॉट एग्जैक्टली क्लेरेट फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है ना, तो हो सकता है कुछ बदलाव करने के बाद हम उसको क्लेरेट्स फॉर्म में ला पाए ना। क्लेरेट्स फॉर्म होता क्या है वो हमारे दिमाग में रहना जरूरी है ना। p का मतलब dy by dx है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, तो मतलब हमें लाना है डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू x इंटू
डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्लस एफ ऑफ पी, वो हमें लेके आना है ना। ओके, पर इसमें हमें चाहिए y, तो ये इसको पी एक्स माइनस वाई को फ्री कर लो, पी एक्स माइनस वाई इजिकल टू ई रेस्ट टू पावर पी हो गया ना। तो इसको लिखा y इजिकल टू पी एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर पी, तो ये एफ ऑफ पी हो गया, मतलब है ना, दिस इज एफ ऑफ पी। तो अब ये एग्जैक्टली क्लियरेट की फॉर्म में आ गया, y इजिकल टू एक्स इंटू पी माइनस का एफ ऑफ पी या प्लस एफ ऑफ पी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज क्लियरेट्स फॉर्म, और क्लियरेट्स फॉर्म है तो सोल्व करने के लिए वही सोल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दो इसको ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू पी प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, और इसको सोल्व कर लेंगे ई रेस्ट टू पावर पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो पी से पी कट जाएगा, एक बार आ गया डी पी बाई डी एक्स बराबर 0, और एक बार आ जाएगा हमारे पास, और ये कितना आ गया, एक्स इजिकल टू ई रेस्ट टू पावर पी आ गया ना हमारे पास, therefore p इज इक्वल टू सी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और इसको लिख सकते हैं अपन p इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पर p इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो एक बार इसका यूज करके गायब कर देंगे और एक बार उसका यूज करके गायब कर देंगे। तो सेकंड और फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ अगर मैं, तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर सी, ये जनरल सोल्यूशन आ गया इसका ना। और एक बार अगर मैं वो निकालूंगा तो दैट इज y इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स और माइनस एक्स, सही है ना। तो ऐसा आ जाएगा, ये इसका, ये कभी यहां से आ नहीं सकता, तो दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा ना, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको ना। तो ये कई बार हो सकता है हमें फॉर्म बनानी पड़े, एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ नहीं आया, ये भी एक तरीका है मतलब हमारे सामने अब, कि कई बार अगर इंटीग्रेट करने से काम नहीं चल रहा हो तो ये या तो क्लियरेट्स फॉर्म पकड़ में आ ही जाएगा, क्लियरेट्स फॉर्म पकड़ में आ गया, जैसे यहाँ ठीक है क्लियरेट्स फॉर्म नहीं था, बनाने की कोशिश की हमने ना, तो क्लियरेट्स फॉर्म में आया, निकाल लिया, वरना लगे हुए क्लियरेट्स फॉर्म नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, तो अपन डिफरेंशिएट करके भी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बारे में सोच सकते हैं ना। ये इस तरीके से मालूम पड़ा आपने को ना, ऐसे निकाला जा सकता है। एक ये ढंग से ट्राई करके लाना आप है ना, सोल्व वाई स्क्वायर इंटू एल एन वाई स्क्वायर इंटू एल एन वाई इज इक्वल टू पी इंटू एक्स वाई एंड प्लस पी स्क्वायर, वेयर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वेयर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन अभी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के अंदर क्लियरेट्स तो नहीं बनेगा ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे हमने हर बार पढ़ा है कि कई बार कुछ पुट करके भी हम इक्वेशन को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, चाहे सेपरेशन वेरिएबल हो उसमें पुट करो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, होमोजेनस हो कुछ पुट करो होमोजेनस बन जाती है, कुछ पुट करो लीनियर नहीं है तो लीनियर बन जाती है ना। ऐसे हो सकता है कुछ पुट करना पड़े और उसके बाद क्लियरेट्स नहीं भी है तो क्लियरेट्स बन सकती है ना, हो सकता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे अपन पुट करते हैं वाई में लीनियर है, कई बार पुट करने के बाद वो वी में बन जाती है लीनियर है ना, तो हो सकता है कुछ पुट करना पड़े और पुट करने के बाद ये हमारे पास क्लियरेट्स की फॉर्म में आया है ना। लेकिन क्लियरेट्स का फॉर्म हमारे माइंड में रहना चाहिए कि वही होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्लस एफ ऑफ पी, या डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट का डेरिवेटिव है एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो पढ़ लिया वैसे हमने, आ जाए मान लो तो अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आया समझने में ना। एक टॉपिक और लास्ट है, ये भी वैसे मेंशन नहीं किया हुआ ना, लेकिन मान लो कभी कंपटीशन में आ जाए ना तो इसलिए अपन लिख लेते हैं ना इसको ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या मतलब है इसका, देखते हैं ना। एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ a given system of curves, an orthogonal trajectory of a given system of curves, system of curve बोले या family of curve बोले एक ही बात है ना। an orthogonal trajectory of a given system of curves is defined to be a family of curves, is defined to be a family of curves, यानी बेसिकली जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होता है ना वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व ही होगा, वो कोई कर्व नहीं होगा,
वो एक फैमिली ऑफ कर्व होगा, मतलब उससे भी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम निकालने जा रहे हैं वो भी एक तरह का फैमिली ऑफ कर्व ही हमारे पास है। तो एक फैमिली ऑफ कर्व हमें गिवन होगा और हमसे कहा जाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो आप, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है वही मैं लिखा रहा हूं आपको। एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स इज डिफाइंड to be a family of curves which to be family of curves which cuts every member of the given family at right angle, which cuts the every member of the given family at right angle. An orthogonal trajectory of a given system of curves is defined to be a family of curves which cut the each and every member of the given family at right angle. मतलब हमें बेसिकली ऑर्थोगोनलिटी हम पढ़ते हैं सर्कल वगैरह के अंदर, है ना। हमने एओडी के अंदर भी पढ़ा है दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होते हैं, दो कर्व के बीच में एंगल भी निकालना सीखा है हमने। कोनिक सेक्शन में तो हम दो सर्कल के बीच में एंगल ही निकालना सीखते हैं, लेकिन यहाँ एओडी के अंदर हमने दो कर्व के बीच में एंगल निकालना भी सीखा है ना। तो वो ये बोल रहे हैं एक कर्व हमारे पास है, मान लो C1 है और एक कर्व C2 है। तो इस गिवन कर्व का अगर मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का मतलब हम एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकाल रहे हैं कि जिसका ईच एंड एवरी मेंबर, इसका हर मेंबर, इसके हर मेंबर को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्या ये दोनों कर्व क्या है आपस में, ऑर्थोगोनल है ना। और अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या है कि जहां वो कट कर रहे हैं वहां उनके टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, और M1 M2 बराबर क्या है -1। तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा और हमसे कहा जाएगा इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो। मतलब एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकालो जिसका हर मेंबर इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के ईच एंड एवरी मेंबर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो। किसे निकाले हैं बताओ आप। हमने दोनों काम किए हैं। हमें अगर सिस्टम ऑफ कर्व दे रखा हो तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आता है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो तो उसका सोल्यूशन निकालना आता है। उसके सोल्यूशन निकालने का मतलब उसका जो सोल्यूशन आएगा वो फैमिली ऑफ कर्व ही आएगा। तो फैमिली ऑफ कर्व हो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको सोल्व करके मैं फैमिली ऑफ कर्व ला सकता हूं। हमें दोनों काम करने पड़ेंगे इसमें ना। हमें क्या होगा, हमें ये फैमिली ऑफ कर्व दे रखा होगा, पहले मैं समझा देता हूं आपको, समझने से काम चल जाएगा। अब इस फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग क्या मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना। आता है मुझे बनाना, फॉर्मेशन पढ़ा है हमने ना। तो डी बाई एक्स निकाल लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। क्या मतलब है इसका कि अगर मैं इस कर्व पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहूं तो ये स्लोप आ गया हमारे पास। अब हम इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने वाले हैं, इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब हम फैमिली ऑफ कर्व हमें निकालना है। हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ था, उससे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। अब मुझे इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब एक फैमिली ऑफ कर्व भी निकालना है, लेकिन वो कर्व ऐसा है कि उसका और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। यानी जैसे इसका m हमारे पास हाफ है तो उसका m क्या आएगा, इसका m -1/3 है तो उसका m क्या आएगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ आ गया हमारे पास fx, ये इस गिवन फैमिली ऑफ करके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो जो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy/dx = -1/fx हो जाएगा। बस मैं इसको सोल्व कर लूंगा, इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा। भाई इसको दोबारा सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा ना। समझ में आ गया। तो M1 M2 = -1 का कंसेप्ट लगा दिया हमने। नहीं आया समझ में, समझ में आ गया ना। हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये इसका dy/dx आ गया। अब इसका dy/dx और उसका dy/dx का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो अगर मुझे इसका dy/dx मालूम पड़ गया तो उसका dy/dx निकालने के लिए मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल का इस्तेमाल कर लूंगा ना। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो हमें निकालना है उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम पड़ जाएगी। पर अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करना आता ही है हमें, तो ये फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। बस हम जानते हैं भाई इसमें इस फैमिली ऑफ कर्व के अंदर अगर ये फैमिली ऑफ कर्व है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, और हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। समझ में आ गया ना। आप चाहो तो स्टेप्स लिख लो भले, आप मैं स्टेप लिखा देता हूं आपको, जैसे समझ में आ गया मेरी बात शायद ना। फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं ना, स्टेप्स लिख सकते हैं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to given family of curves. First we form the differential equation corresponding to given family of curve.
जिसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए बोला जाएगा ना हमसे, उस फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया ना। क्लियर हो गया? तो क्या मिल गया मुझे फॉर्म करने से? dy/x मिल गया मुझे ना, यानी उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व का dy/x मिल गया ना। अब मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? dy/x चाहिए। कहां से निकालूंगा मैं? ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसमें हम dy/x की जगह माइनस का 1/dy/x रख देना। आ रहा है समझ में? यहां लिख देना, नाउ वी रिप्लेस dy/dx by -1/dy/dx in the differential equation obtained in step number 1. Now we replace dy/dx by -1/dy/dx in the differential equation obtained in step number 2. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका dy/dx अगर m आया होगा तो इसका dy/dx क्या चाहिए मुझे? या तो मत करो, रिप्लेस कुछ मत करो, बट dy/dx जो भी आया ना वो m आया, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? माइनस का 1/m हो जाएगा। और वही करेंगे अल्टीमेटली, ये तो बस लिखवाने के लिए है हमारे पास। समझ में आ गए? हाँ, अब आते हैं थर्ड। नाउ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in step number 2. Now we solve the differential equation obtained in step number 2 to get the required orthogonal trajectory. तो इसमें हमने दोनों काम किए एक्चुअली, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म भी करना पड़ा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व भी करना पड़ा है ना। जो कर्व दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ा, और जो हमें निकालना है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ा हमें। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? दोनों काम नए नहीं है हमारे लिए, दोनों काम हमें आते हैं। बस ध्यान रखना है कि पहले मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाऊंगा ना। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है ना। फॉर एग्जांपल सवाल करते हैं ना, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द फॉलोइंग्स, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द फॉलोइंग्स, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द फॉलोइंग्स। मतलब मैं कुछ फैमिली ऑफ कर्व लिखूंगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है ना। तो फर्स्ट है y इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, हालांकि हम जानते हैं फैमिली ऑफ लाइन है, लेकिन वो फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कर्व बोल देते हैं कई बार अपन। इनके ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है, मतलब क्या करना है मुझे? पहले अपन समझ रहे हैं कर क्या रहे हैं। हमें वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, यहां हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जहां से आने वाला हर मेंबर इस फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को ऑर्थोगोनली कट कर सके। ये तो मैं सोच के निकाल लूंगा ना। इसका स्लोप क्या है? तो जो भी इस लाइन को ऑर्थोगोनली कट करेगा उसका स्लोप क्या होगा? बस ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गया हमारे पास, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गया इसका। इसका हर मेंबर इसके हर मेंबर को ऑर्थोगोनली कट करेगा, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गया। समझ में नहीं आया? भाई यहां से आने वाला हर मेंबर इसको क्या करेगा? ऑर्थोगोनली कट करेगा ना, यानी ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर होगा, नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है। अब वो हम चाहें तो सिस्टमेटिकली निकाल सकते हैं, यहाँ सोचना आसान था ना। तो क्या करेंगे, पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके लिए हमें सी को गायब करना पड़ेगा। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो बस, dy/dx बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जो भी डिवाइड, नाउ फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, नाउ फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी dy/dx इज इक्वल टू माइनस हाफ। आ गया ना? कुछ भी नहीं करा हमने, -1/dy/dx रखा नहीं, क्योंकि हमारे बात समझ में आ गई हो। और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लो आप। तो सोल्व करने के लिए सीधे सीधे आ गया dy इज इक्वल टू माइनस का dx/2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है ना? ऐसे निकाल लिया बस फटाफट में, दोनों काम हो गए हैं ना। सेकंड सवाल पर आते हैं अपन। x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास है, इसके लिए मुझे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये फैमिली ऑफ कर्व है और मुझे इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो इसको निकाल सकते हैं फटाफट। ओके, जितनी भी लाइनें ओरिजिन से पास होंगी वो सब सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करती है ना। कई बार लिखा होता है लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑर्थोगोनली, इट मींस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास होगी
वो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करती है ना। किसी लाइन और कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब भी हम जानते हैं ना। तो अगर कोई लाइन हमारा, ये सब लिखा रखा है आपको जब एओडी पढ़ाया था हमने, ये कर्व है और ये लाइन है। लाइन और कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर की लाइन आ जाएगी। इस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट और गिवन लाइन के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे दिस लाइन एंड द गिवन कर्व आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। अब अगर हम एक सर्कल देखें, अब हमसे कहा जाए कि भाई कोई लाइन इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, इसका मतलब वो लाइन सर्कल को जहां काटेगी वहां अगर मैं सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट और उस लाइन के बीच में एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए ना। तो वो तभी हो सकता है जब लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो, क्योंकि लाइन अगर सर्कल के सेंटर से पास होगी तो वो लाइन हमेशा उस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगी। कैसे हम कर सकते हैं, अब ये लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो इस लाइन और सर्कल के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जहां कट कर रहे हैं वहां अगर मैं सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो, क्योंकि ये लाइन सर्कल के लिए नॉर्मल है ना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब भी कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि लाइन इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल, इट मींस इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको सर्कल के सेंटर से पास करा देना है। अगर वो सर्कल को, कैसा भी सर्कल हो, जरूरी नहीं ये वाला हो जिसका सेंटर ओरिजिन है, वो हमेशा जो है वो ऑर्थोगोनली कट करेगी। तो ये हमें ऑर्थोगोनल निकालना है, तो पहले इसके का कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो ना। तो कितना आ गया, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने आप गायब हो गया और यहां से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया ना, dy by dx is equal to minus x upon y, and for the orthogonal trajectory dy by dx will be equal to y by x। पर इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, तो ln y is equal to ln x plus ln c and therefore y is equal to cx। और ये हमेशा कहां से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास हो जाएगा ना। बस ऐसे निकाल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। एक सवाल और लिख लो आप, लास्ट सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the family of parabola, so that the family of parabolas y is equal to cx square plus k is orthogonal to the family of ellipse x square plus का 2y square minus y is equal to c। Find the value of k so that the family of parabolas this is orthogonal to the family of ellipse। ये family of parabola है और ये family of ellipse है, मतलब ये family of parabolas ये इसको के लिए ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इज ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ एलिप्स। तो ये दोनों फैमिली क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब ये इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालूंगा तो ये आ जाएगा, इसका निकालूंगा तो वो आ जाएगा। अब के क्या है यहाँ पर, व्हाट इज के, इज फिक्स कांस्टेंट, क्योंकि के की वैल्यू निकाल रहा हूं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी के की, तो दैट इज फिक्स कांस्टेंट, दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो के इज फिक्स कांस्टेंट। तो बस इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल लो, ये आ जाना चाहिए, कंपेयर कर लो, कंपेयर करके के निकाल लो फटाफट। मतलब अब जैसे ये सवाल आ सकता है ना, ये अब ऐसा नहीं कि अपने कोनिक सेक्शन में भी आ सकता है, एओडी के नाम से आ सकता है ना, उन्होंने कहीं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का नाम नहीं लिया है, हमें बोल रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ पैराबोलास और ये फैमिली ऑफ एलिप्स ऑर्थोगोनल है ना। तो अपन m1 m2 बराबर -1 से करते हैं, यहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कर रहे हैं ना, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल लो, ये आ जाएगा, या इसका निकाल लो तो वो आ जाएगा ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें जो है वो सी गायब करना पड़ेगा ना। C is equal to K is equal to 1/4 is the answer। गुस्सा आया, आता है गुस्सा, वो कोई आंसर पहले बोल देता है ना, अपन कर रहे होते हैं कोई बोलता है, गुस्सा तो आता है। आंसर इज 1/4 इज द आंसर। तो बस इसमें इसका फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल लो, इसका ये आ जाना चाहिए ना। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है
तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2cx। अब मुझे सी गायब करना पड़ेगा, तो सी गायब कर दो, सी को रख दो वहां पर है ना। तो सी गायब करने के लिए कितना आ गया, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2x आ गया शायद, है ना, सही बोल रहा हूँ क्या, और प्लस के की जगह क्या आ जाएगा, सही है ना, सी की जगह रख दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2x। मतलब इसमें ऐसा निकाल लो उसको ना, तो यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये x हट जाएगा, एंड व्हाट वी गेट, दिस इज 2y इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 2k, therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to, that is equal to 2 into y minus k into x. Therefore for the orthogonal trajectory dy by dx is equal to minus x upon 2 into y minus k. सही लिखा है भाई, इसको अगर वापस सोल्व कर लूंगा तो वापस वो आ जाएगा ना, हमें तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो यहां से dy by dx आया उसका नेगेटिव, ऐसे बोल कर दिया, लिख दिया फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी dy by dx इज दिस। अब इसको सोल्व करना है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो मेरे हिसाब से दोनों, y माइनस के इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा शायद, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया, बस इससे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना, एंड प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा। मतलब इसको कंपेयर कर लेंगे अपन और कंपेयर करके निकाल लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2y स्क्वायर माइनस का के इंटू 2y माइनस का 2ky, आप अपनी मम्मी सही ना, माइनस का 2ky एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, कैपिटल सी मान लिया मैंने, बस उसको कंपेयर कर लिया। हमारे पास जो फैमिली ऑफ एलिप्स है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का y प्लस सी, हमारे यहाँ है एक्स स्क्वायर, हमारे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस 2k, कितना है हमारे वहां, क्या है लिखा है जी, अच्छा 4 क्या आएगा, ये 4 क्या आएगा, दिस इज 4k, दिस इज 4k y, तो ये y इंटू 4k हो गया ना, दिस इज y इंटू 4k, 4k इज इक्वल टू सी। तो हमें वो क्या चाहिए, माइनस y चाहिए हमें, माइनस y, तो 2k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 1, therefore k will be equal to 1/4। आगे समझ में, ये वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाना चाहिए ना, ये बोल रखा है उन्होंने हमें, तो 4k की वैल्यू क्या कर दो 1 कर दो, ताकि उससे वही फैमिली ऑफ एलिप्स आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये खत्म हो गया, आसान टॉपिक होता है, मतलब तीनों में इंटीग्रेशन चलता रहता है, इससे इंडेफिनिट पढ़ने के बाद डेफिनेट में भी काम आता रहता है, वो इसमें भी काम आता रहता है ना। नेक्स्ट चैप्टर पर शुरुआत कर देते हैं ना, वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड 3D। ये भी आसान टॉपिक होता है ना, इसमें बस नोटेशन से फेमिलियर करना होता है ना, जैसे हम इस सेट लाइन में कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा वो सवाल आएगा, आ जाए तो अलग बात है, जैसे जेई मेन वगैरह में आ सकता है ना, लेकिन वो भी अपन उम्मीद नहीं करते कि वो सवाल आएगा, डायरेक्ट वो सवाल आएगा कि एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस पूछे वो, यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये हम उम्मीद नहीं करते कि ये सवाल आएगा, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ऐसा नहीं लग रहा ना, इस तरह हमें तो ये भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब एकदम आप सीरियस सीरियस हो गए सर, मुझे ये नहीं आता अभी भी, ऐसा तो नहीं है ना, वो हम वेक्टर में उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कि वेक्टर में सवाल आ सकता है ऐसा, एक लाइन दे रखी हो, एक पॉइंट दे रखा है, लाइन की हमें उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है ना, ये हम यहाँ उम्मीद कर सकते हैं ना। तो आसान टॉपिक है ये भी, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ते भी यहाँ पे ना, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अपन ना। It is a physical quantity. It is a physical quantity. It is a physical quantity which is specified by definite magnitude and definite direction. It is a physical quantity which is specified by definite magnitude and definite direction. यानी ये मेरे से आप जानते हैं,
वेक्टर के एग्जांपल मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे ना, शायद फिजिक्स पढ़ते हैं क्योंकि आप आपके टच में रहती है ना। फोर्स भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है ना। टेम्परेचर लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, है ना। डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट जरूर वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। हालांकि इसमें एक डेफिनेशन और एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए अपने को। जैसे करंट पढ़ते हैं आप, है ना, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है भाई कितने एम्पियर का है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है भाई इस डायरेक्शन में ट्रेवल, बट दैट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब वो पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं करती है। तो हमें यहाँ एक लाइन और ऐड करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं अपन, क्योंकि अपन शुरू में डेफिनेशन लिखाएंगे तो ये भाई क्या होता है भाई पैरेललोग्राम, भाई मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया, डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, लेकिन वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा ये समझ में नहीं आता है ना। इसलिए वो धीरे धीरे बाद में बता दिया जाता है कि भाई उसके लिए एक पॉइंट और जरूरी है कि दैट मस्ट फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वो उसको भी फॉलो करना जरूरी है, तब जाके उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है ना। तो अब यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, और डायरेक्शन समझ ही रहे हैं कि डायरेक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं अपन। तो देखिए अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे फोर्स है तो भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने अमाउंट का लगा रहे हो आप, है ना। तो वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसी को अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ना। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट का मतलब लेंथ हो गई। अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ की गई लाइन का कोई सेगमेंट ले लो आप, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब हमें लाइन की डायरेक्शन भी बताओ कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, उसका कोई एक सेगमेंट ले लो, तो वो हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट बना लिया और एक मैंने एक बी पॉइंट बना लिया, तो ये तो सिर्फ सेगमेंट हो गया। अब ये एक सेगमेंट है, एक लाइन का सेगमेंट है ना। यानी अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो ये मैंने आगे लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ये एक लाइन हमारे पास है ना। यानी बेसिकली जो मैं वेक्टर बनाने वाला हूं उस वेक्टर के लिए सपोर्ट लाइन होती है ना, यानी जिस लाइन का वो सेगमेंट है वो उसकी सपोर्ट लाइन हो गई, है ना। यानी इस वेक्टर का सपोर्ट लाइन बनाना, लेकिन अब दिस इज नॉट वेक्टर क्योंकि सिर्फ सेगमेंट है, डायरेक्शन नहीं, इसमें सिर्फ लेंथ है ना। अब डायरेक्शन में ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ ना, अगर मैं ऐसे डिसाइन करूंगा तो ये एक वेक्टर बन गया है दो पहले और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी की तरफ है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, ए बी वेक्टर लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं अपन ए बी वेक्टर। अब इसकी लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ का मतलब हो गया ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी लेंथ ऑफ दिस वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर मैं ए बी वेक्टर को ए वेक्टर बोलूं, ऐसे बोल सकते हैं, मान लो मैंने ए वेक्टर बोल दिया ना, तो इसके मॉड को क्या लिखते हैं, अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो ये जो मॉड ऑफ ए होगा ये क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की लेंथ हो जाएगी ना। मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब, वो वेक्टर के लिए हम जानते हैं भी ये एक इनिशियल पॉइंट है ना, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, या ऐसा बोलते हैं ये टेल है वेक्टर की, और वो क्या है, हेड है। जनरली ये वर्ड कॉमन चलता है ना, दिस इज टेल, इसको टेल बोला जाता है। यानी जो इनिशियल पॉइंट है उसको टेल बोलते हैं अपन, और ये जो टर्मिनल पॉइंट है जहां हमने एरो लगा रखा है उसको बोला जाता है हेड, दिस इज हेड ऑफ द वेक्टर। ये इसका टेल है, वो इसकी हेड है ना। तो एरो जब भी लगा होता है हेड पे लगा हुआ होता है ना, तो ए बी वेक्टर लिखते हैं ना, तो इससे ए बी वेक्टर। लेकिन अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये लेंथ हो गई और डायरेक्शन हमें दे रखी है इसकी ना, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अगर मैं वही ये बना दूं ऐसे, अब की बार मैं ऐसा बना दूं, इसको ए पॉइंट बोल दूं, इसको बी पॉइंट बोल दूं, तो क्या दोनों वेक्टर बराबर है, नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इनकी अलग अलग है ना, डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। दिस इज बी ए वेक्टर, और क्लियरली ये बात क्लियर है क्योंकि हमें समझते हैं बात कि अगर मैं वेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा हूं और उसके लिए मैग्नीट्यूड का यूज कर रहा हूं या डायरेक्शन का यूज कर रहा हूं, तो दो वेक्टर बेसिकली इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। हालांकि अपन एक लाइन और ऐड करेंगे, जब इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन और ऐड करेंगे अपन कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन की बात करें उसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और फोर्स की बात करें उसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ए वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन, लेकिन उनका वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि ए बराबर बी होगा। तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो हम
ये भी बात करते हैं कि भाई उनका दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए ना। तो ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में? अगर मैं ए बी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर को क्या बोल सकता हूं मैं? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर बोल सकता हूं ऐसे। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, डायरेक्शन अलग होगी उसके ना, है ना। जैसे फॉर ये थोड़ा बहुत समझते हैं मेरे हिसाब से हम, अभी आगे और बात चलेगी तो बताएंगे। जैसे एक ए वेक्टर है, एक टू ए वेक्टर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है कि सेम है? सेम है, लेकिन क्या फर्क है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल होगा। हमें पता नहीं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की है। बस 2a का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का डबल होगा, यानी जो वेक्टर ए की लेंथ है उस लेंथ का डबल कर देंगे हम, तब जाके इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा -3a वेक्टर, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए की डायरेक्शन जो भी है ये ए का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, और इसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है, ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम। थोड़ा बहुत समझते हैं, मैं अभी आगे और अगर लगेगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये हेड हो गया और टेल हो गई हमारे पास। और वेक्टर को जब भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखें सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है हमारे पास नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब वेक्टर के लिए हमें चाहिए डायरेक्शन और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, है ना। अगर मैं कोई भी सेगमेंट लूंगा, जैसे अगर मैं ये सेगमेंट लेता हूं, उसकी लेंथ भले ही बहुत कम हो, लेकिन मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, है ना। अगर मेरे पास कुछ ना कुछ लेंथ है तो उसको मैं वेक्टर नहीं बोल सकता, मुझे डायरेक्शन असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मतलब हो गया इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, इन लेंथ क्या हो गई? जीरो। अब जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर मैं कैसे बनाऊंगा? तो मुझे वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए ना। अब मैं बोल रहा हूँ जीरो वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, जीरो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकती ना। तो जीरो का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड जीरो कर दिया हमने, यानी हम एक ऐसा वेक्टर बनाने वाले हैं जिसका इनिशियल पॉइंट वही है जो उसका टर्मिनल पॉइंट है, या जिसकी टेल वही है जिसकी हेड है ना। अब ये हमने एक वेक्टर बना दिया ना, यही ए पॉइंट है, यही इनिशियल पॉइंट है, यही टर्मिनल पॉइंट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? जीरो, इसकी लेंथ जीरो है। और अगर लेंथ जीरो है तो मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द ओनली वेक्टर विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब आगे लिख सकते हैं यहां ऐसे स्टार लगा के, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। बता नहीं सकते आप कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यानी कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इच्छा अनुसार मान लो उसको ना, और कभी जरूरत पड़े तो उसको इच्छा अनुसार मान लो, जिस डायरेक्शन में मानना हो आपको ना। लेकिन उसकी डायरेक्शन में बता नहीं सकता कि क्या है, क्योंकि मैं इस जीरो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बता नहीं सकता कि क्या है। समझा है ना? तो दिस इज द ओनली वेक्टर जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई किया जा सकता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे अगर मैं कभी रिप्रेजेंट भी करना चाहूं ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर। कभी अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये मैथमेटिकली लिख दिया हमने, तो ये एक नल वेक्टर हो गया ना। इसका इनिशियल पॉइंट वही है जो इसका टर्मिनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, ए टर्मिनल पॉइंट, तो ये जीरो वेक्टर बन गया हमारे पास। अब इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली है कि जैसे अगर हम ये चाहें कि ए वेक्टर प्लस 2, इसको मैं ऐड कर दूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या इनको जोड़ सकता हूं मैं? इनको नहीं जोड़ सकता मैं, दिस इज मीनिंगलेस। हम इनको जोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है। भाई हम ये तो बोल नहीं रहे कि नल वेक्टर हमारे पास है, लेकिन अब इसका सेगमेंट क्या है? लेंथ इसकी 2 यूनिट है, और अगर लेंथ है तो फिर मुझे डायरेक्शन चाहिए, तभी मैं उनको ऐड कर सकता हूँ ना। दो वेक्टर को तभी ऐड कर सकता हूँ मुझे डायरेक्शन पता हो और मुझे मैग्नीट्यूड पता हो ना। लेकिन हाँ, दिस इज मीनिंगलेस, बट ये मीनिंगफुल है ना, ये मीनिंगफुल है ना। इस जीरो को क्या मान लो? नल वेक्टर मान लो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया, और हमने मान लिया इसकी डायरेक्शन वही है जो एक ही है, तो इनको जोड़ा जा सकता है। और इस सिग्निफिकेंस के कारण ही नल वेक्टर को डिफाइन किया जाता है ना। इट इज मीनिंगफुल एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बट अदरवाइज दिस इज मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस होता है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते, वरना एक स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को उनको ऐड नहीं किया जा सकता है ना। नेक्स्ट डिफरेंशियल में आते हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अब अभी हमने बोला जीरो वेक्टर, तो वहां भी हमने मैग्नीट्यूड की बात की ना। यहां बोल रहे हैं अपन यूनिट वेक्टर, यहां भी किसकी बात कर रहे हैं अपन?
बट डायरेक्शन तो यूनिट होगी नहीं ना, तो यहाँ भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। यानी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर, चाहे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो ना। ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर हैविंग magnitude unity. A vector, it is a vector having magnitude unity is called a unit vector, is called a unit vector. बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं ना, अभी 2 मिनट मुझे होमवर्क देने में भी लगेंगे आपको ना, कल कंटिन्यू करेंगे ना। वो शुरुआत करनी जरूरी थी आज, मैंने कहा भाई शुरू कर देते हैं, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। शुरू कर दिया वेक्टर आज हमने। तो हम डेफिनेट पूरा हो गया हमारे ना। तो उसमें वो सवाल देखा था आपने करके, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का सेकंड सवाल भी दिया था मैंने करने के लिए आपको ना, देखा था वो आपने? वो मैंने लिखाया था, आप पता नहीं लिखते भी नहीं हो आपने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सवाल था वो ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए हम, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 शायद हमारे पूरा हो गया है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 भी शायद हमारे, एक सवाल बचा हुआ है शायद, है ना, E1। एक्सरसाइज 1 के पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ये बचा हुआ है ना आइए शायद ना। इसमें, क्या? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। 1 तो पूरा हो गया शायद हमारे ना, इसमें E1 बचा हुआ है ना, तो E1 करना है। हो गया ना 1 पूरा, पार्ट 1, पार्ट 1 तो पूरा हो गया। पार्ट 2 के अंदर ये E1 बचा हुआ था मेरे हिसाब से बस, है ना। E2 हम कर चुके थे पहले। पार्ट 3 के अंदर शायद हम, अच्छा ये बचा हुआ है ना, तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, नहीं एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में एक बचा हुआ होगा, बिल्कुल। ये E1 सेक्शन बचा हुआ है ना, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का E1 बचा हुआ है ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का E सेक्शन बचा हुआ है ना, E1 बचा हुआ है इसका। पार्ट 2 का भी E1 हो गया, और इसके बाद हम आ गए पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर भी E1 ही बचा हुआ है ना, तो इसमें E1 कर लेंगे ना। कौन सा? C4 बचा हुआ है, तो C4 भी कर लेंगे। C4 आज मैंने कराया था, इस तरह का सवाल है ना, शीट में था मतलब वो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। फिर हम आ गए एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें, शायद हमारे पास बचा है 14 15, 14 बचा है, 15 बचा है, ये दो बचे हैं एक तो ना। इसके बाद फिर जो है वो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, मेरे हिसाब से शायद पूरा हो गया है ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 चल रहा है हमारे, तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 के अंदर, हाँ, क्वेश्चन नंबर शायद 1 2 3 कर चुके बने ना, तो 4 करना है। इसके बाद 5 करना है, ये शायद जेई में आया हुआ है पहले ना, और इसके बाद करना है 6। इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कितने कर लिए हमने? हाँ, 15 कर चुके हैं ना, तो रिमेनिंग करके लाने हैं इसके ना, रिमेनिंग क्वेश्चंस। कितने, शायद 10 बचे हैं ना, कि कितने बचे? 20। हाँ तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, आसान है वो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे वो, नहीं होंगे? वरना फिर वो करे अपन बैठे रहेंगे, वरना कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। ये करके लाने हैं ना, पर डीबी भी दूंगा वरना मैं थोड़ा इसको छोड़ूंगा तो फिर, तो डीबी से बढ़िया ये कर लाएंगे हम, है ना। ये सवाल हो जाएंगे आसानी से, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 के कम दूं, चलेगा है ना सर, करने तो आपको है ना। आप 20 दोगे, 30 दो ना, चलो ठीक है, ये करके लाने हैं ना।
वो सही के माइक ऑफ कर। हाँ। ए कुछ।